चेक देखिए, ये इस तरह का चेक होता है। जिस व्यक्ति का जो व्यक्ति चेक काटता है उसका उस पे नाम लिखा होता है और जिसको उसे देना होता है उसका नाम वो लिखकर और उस रकम को जितना उसे पैसा उसे देना था वो उसमें भरता है और अपने सिग्नेचर करता है, तो उस व्यक्ति को वो पैसा मिल जाता है। वो चेक बैंक में जमा करता है और वो उस खाते में उसके खाते में वो पैसा आ जाता है। तो ये चेक है, चेक के द्वारा हम भुगतान कर सकते हैं। यदि हमें ये लगता है कि इतने सारे पैसा हम लेके जाएंगे और हमारा पैसा कहीं चोरी ना हो जाए, तो हम उसको चेक भी दे सकते हैं। वो चेक बैंक में जमा कर लेता है और वो उसके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। दूसरा, मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से हम नगद इस्तेमाल से बच जाते हैं। हम नगद इस्तेमाल से बच जाते हैं। हमें ये डर रहता है कि हमारा पैसा चोरी ना हो जाए, तो वो सब चीजें हमें चेक उन सब चीजों से हमें बचाता है। बैंक की क्या भूमिका रहती है, बैंक किस तरह से कार्य करते हैं, बैंक ऋण कैसे देते हैं। यदि किसी को ऋण चाहिए, ऋण माने लोन, ऋण माने क्या होता है बच्चों, लोन। यदि लोन चाहिए तो बैंक किस तरह की भूमिका निभाते हैं। किसी को मकान बनाने के लिए लोन चाहिए होता है, किसी को पढ़ने के लिए लोन चाहिए होता है, किसी को शादी करनी है तो लोन चाहिए, खेती के लिए लोन चाहिए, अपने काम करना है तो उसके लिए लोन चाहिए, किसी को इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो लोन चाहिए। तो लोन हमेशा आप बैंक से तो लेते ही हैं। बहुत से लोग बैंक से भी लोन लेते हैं, बहुत से लोग साहूकारों से भी लोन लेते हैं। साहूकार माने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी पैसा उधार ले लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम पैसा ले सकते हैं उधार के रूप में, लेकिन सबसे अच्छा इसमें होता है बैंक। कौन होता है बच्चों, बैंक। क्योंकि बैंक से हम जो पैसा लेते हैं उसकी एक निश्चित ब्याज दर होती है। बैंक की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं, जो हम धन जमा करते हैं, जो कल भी मैंने बताया था, उसका क्या करता है बैंक। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, हमने पैसे, जैसे माना कि मैंने 10,000 रुपए जमा किए, अब बैंक इसका क्या करेगा। बैंक में हम जमा करते हैं तो कोई बैंक से लेने भी आता है। बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखता है नगद के रूप में। उदाहरण के लिए भारत में बैंक जमा का केवल 15%, कितना प्रतिशत अपने पास रखता है, 15% अपने पास। जो भी लोग पैसा लेके जाते हैं उसका 15% अपने पास बैंक रखता है। कितना रखता है बच्चों, 15% अपने पास रखता है बैंक। जो हम जमा करते हैं, नगद जमा करते हैं, उसका 15% अपने पास रखता है। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा जो धन निकाला जाता है, संभावना होती है। बहुत से लोग जमा करने जाते हैं, बहुत से लोग निकालने भी जाते हैं। तो जो लोग निकालने जाते हैं उनकी संभावनाओं को देखते हुए ऐसा प्रावधान किया गया है। किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से चल जाता है। तो जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं उसका 15% बैंक अपने पास रखता है। ऐसा क्यों करता है, किस लिए करना पड़ता है बच्चों से ऐसा, क्योंकि कुछ लोग जमा करने जा रहे हैं, जैसे मैंने जमा किया, 4 लोगों ने माना जमा किया, 2 लोग निकालने भी जा रहे हैं, तो हमारा ही पैसा वो इन्हें देता है, लेकिन 15% वो अपने पास भी रख लेता है, क्योंकि कभी हो सकता है निकालने वाले ज्यादा हो, इसलिए उसका काम इस 15% से चलता रहता है। उनकी आय निकलती रहती है और उनके खर्चे बैंक के निकलते रहते हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। मैंने यदि पैसा जमा किया और किसी को लोन चाहिए तो हमारा ही पैसा तो वो लोन के रूप में देता है बैंक दूसरे को। कोई 2 लाख जमा कराया, उसे नहीं है जरूरत, 2 लाख उसने जमा कर दिए, किसी को 1 लाख का लोन चाहिए तो उसी में से वो 1 लाख उन्हें दे देता है। और उस बीच में जो रखता है, जो ब्याज लेता है और जो देता है, उसके बीच का जो अंतर होता है वो ही उनके काम आता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के रूप में, लोन देने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। मैंने बताया ना, आर्थिक गतिविधियां कैसी, जैसे मैंने बताया, पढ़ाई के लिए चाहिए आपको, आपको मकान बनाने के लिए चाहिए, आपको दुकान बनाने के लिए चाहिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए चाहिए, आपको खेती करने के लिए चाहिए, इन सब के लिए लोन की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण बहुत जरूरी होता है। ऋण की आवश्यकता पूरा करने के लिए बैंक, जिनके पास अतिरिक्त राशि होती है एवं जिन्हें राशि की जरूरत होती है, के बीच मध्यस्थता का काम करता है।
इनके बीच मीडियम का काम करता है। कर्ज जमा करने वाले और लोन लेने वाले के बीच बैंक मध्यस्थता का काम करता है। डायरेक्ट तो कोई किसी को देता नहीं है, लेकिन बैंक के द्वारा वो पैसा हमें मिल जाता है। बैंक उनके बीच क्या करता है, मध्यस्थता का काम करता है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं, हमें जमा पर जो ब्याज देते हैं, मैंने कल भी बताया था, वो कम देते हैं। और जब हम उनसे लोन लेते हैं तो वो ब्याज ज्यादा लेते हैं। कर्जदारों के लिए गए ब्याज जमाकर्ताओं के द्वारा दिए गए बीच का अंतर बैंक की आय का प्रमुख स्रोत होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बैंक की आय का प्रमुख सोर्स क्या है। बैंक की आय का प्रमुख सोर्स क्या है, तो जमा करने वाला और लेने वाले के बीच ब्याज का जो अंतर होता है वो उसकी आय होती है, बैंक की वो आय होती है, उसके द्वारा बैंक का काम चलता है। और इस प्रकार लोन किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। यदि लोन चाहिए और वो उससे अपना जीवन यापन सुधारना चाहता है, अपना जीवन स्तर सुधारना चाहता है, तो बैंक उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम उस ऋण जाल में फंसते ही चले जाते हैं। हमने लोन लिया, दुकान खोली और दुकान वो चली नहीं, हम पे बैंक का ऋण चढ़ता ही चला गया। तो कई बार क्या होता है बच्चों, वो ऋण जो है क्या काम करता है, हमारे लिए एक फंदा बन जाता है। क्या बन जाता है, हमारे लिए एक फंदा बन जाता है और हम ऋण जाल में फंसते ही चले जाते हैं। अब इसमें दो उदाहरण दिए, दो साख की दो विभिन्न स्थितियां, जो हम लोन ले रहे हैं उसकी दो विभिन्न स्थितियां हैं। देखिए, ऋण उधार से हमारा तात्पर्य है कि जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तु, सेवा मुहैया कराता है, बदले में कर्जदार उसे भुगतान का वादा करता है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो व्यक्ति एक डेट तो बताता ही है आपकी कि ठीक है, मैंने आपसे पैसा लिया है और मैं इस महीने की इस तारीख को, मतलब 30 तारीख को दे दूंगा। बट वो नहीं दे पाता, उसका काम ठप हो जाता है जिसके लिए उसने पैसा लिया है, और वो कर्जा नहीं दे पाता बल्कि और कर्जदार हो जाता है। तो धीरे धीरे वो इसमें फंस जाता है, कर्ज के जाल में। तो निम्नलिखित दो उदाहरण दिए, मैं उनको बताती हूँ। त्योहार का मौसम, पहला टॉपिक है त्योहार का मौसम, पेज नंबर 43। 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है। जैसे हमारे नवंबर में आने वाली है दीपावली। एक जूता निर्माता था, उसने सोचा त्योहार का मौसम आने वाला है, जूते बहुत बिकेंगे। पास के शहर में एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है। क्या आती है, डिमांड आती है कि हमें 3000 जोड़ी जूते चाहिए। 1 महीने के अंदर उसे पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए जो व्यक्ति होता है सलीम, और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने हैं, मतलब जूता बनाने के लिए उसे मजदूर भी रखने हैं, उसके लिए माल भी लाना है कच्चा। तो इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए उसे ऋण लेना होता है। क्या लेना होता है, लोन। वह चमड़ा व्यापारी इसकी चमड़ा लेता है और कहता है कि जैसे ही मेरे जूते बिक जाएंगे मैं आपको सारा आपका जो पैसा है वो दे दूंगा। बाद में भुगतान करने का उसे वादा करता है। बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज भी ले लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ होता है, वो उधार लिए धन की अदायगी करता है। अब देखिए, सलीम को जूते बनाने का ऑर्डर आता है, 3000 जूते बनाने का उसे ऑर्डर आता है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत चीज समझ में आएगी। अब त्योहार का मौसम था, 2 महीने बाद उसे 3000 जूते बनाने का ऑर्डर आता है, उसके पास पैसा नहीं। अब उससे पैसा किस किस के लिए चाहिए, कच्चे माल के लिए, चमड़े के लिए चाहिए, चिपकाने के लिए चाहिए, जो लेबर वो लगाएगा उसे देने के लिए पैसा चाहिए। तो वो क्या करता है, सबसे पहले कच्चा माल चाहिए। कच्चे माल जहां से मिलता है, चमड़ा जहां से उसे मिलता है, उससे वो उधार लाता है। क्या लाता है, उधार। और कहता है जैसे ही मेरे जूते बन के तैयार होंगे और मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं आपका उधार चुका दूंगा, है ना। फिर वो एक और उधार किससे लेता है, जिसके उसे जूते बनाने हैं, जहां से उसे ऑर्डर आया उससे कहता है आप मुझे 1000 रुपये का नगद दे दीजिए, पहले ही एडवांस दे दो,
ताकि मेरे जो मजदूर हैं मैं उन्हें दे सकूं। और जैसे ही मेरे जूते पूरे होके आएंगे तो आप उसमें से जितना भी मुझे दोगे, जो उनकी डील हुई होगी, उसमें से 1,000 काट लेना। बच्चों, वो 1 महीने के अंदर ये 3,000 जूते बना देता है। कच्चा माल जिससे लाता है उसका उधार भी उसे वापस कर देता है। जिससे उसने 1,000 रुपए जूते वाले से लिए थे, उसका 1,000 भी वापस कर देता है। और उसको आय होती है, उससे अच्छा खासा लाभ होता है। तो उसका ऋण भी चुक गया, ये उधार भी उसने चुका दिया, और उसे बच गया, अच्छा खासा पैसा बच गया, जो जब वो आगे काम करेगा उसमें काम आएगा। तो लेकिन उसका काम कैसे हुआ? ऋण लेने से, लोन लेने से। वो लोन उसने चाहे कच्चा माल जिससे मिलता उससे लिया, चाहे जिसको उसको जूते बनाने के ऑर्डर देने थे, जूते बना के देने थे, उससे लिया, लेकिन उसने लोन लिया। लोन मैंने बताया ना, हम बैंक से भी ले सकते हैं, रिश्तेदार से भी ले सकते हैं, साहूकारों से भी ले सकते हैं, और अपने किसी दुकान वाले, किसी से भी ले सकते हैं। अब क्या हुआ? सलीम ने कार्यशील पूंजी की जरूरत के लिए ऋण, ये हमारी कार्यशील पूंजी होती है, कच्चा माल और नगद मुद्रा। ये 9th में आपने इको के फर्स्ट चैप्टर में था। कार्यशील पूंजी क्या है? कच्चा माल और नगद मुद्रा, ये दोनों हमारी क्या है? हमारी ये कार्यशील पूंजी। तो उसने किसके लिए लोन लिया था बच्चों? किसके लिए लिया? कार्यशील पूंजी के लिए उसने लोन लिया। और जब उसे अच्छा खासा लाभ हुआ तो उसने अपने सारे खर्चे निकाल लिए, उसके बाद भी उसे लाभ हुआ और उसकी कमाई बढ़ी। तो कभी कभी ऋण एक पॉजिटिव भूमिका भी निभाता है। ऋण क्या करता है? पॉजिटिव भूमिका निभाता है, और उससे उसका व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन एक दूसरा केस है, ये केस इसकी पॉजिटिविटी बताता है कि सकारात्मक प्रभाव कैसा था इसका, लोन का। यह हमें इसके पॉजिटिव प्रभाव बता रहा है। बट कभी कभी ऋण के नेगेटिव प्रभाव होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण, है इसका बच्चों, स्वप्ना। ये तो सलीम का था, एक स्वप्ना की समस्या। स्वप्ना एक नाम है, एक औरत थी, छोटा किसान। स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। क्या उगाती है वो? अपनी एग्रीकल्चर लैंड पर 3 एकड़ जमीन थी उसकी, उस पर वो ग्राउंड नट माने मूंगफली, ग्राउंड नट इसकी खेती करती है, मूंगफली की खेती करती है, इस उम्मीद से कि फसल तैयार हो जाएगी और जो कर्ज उसने लिया था, उसे अदा कर देगी। वो कर्ज काय के लिए लेते? अब आप सोचेंगे उसकी तो लैंड थी, उसने कर्ज क्यों लिया? उसको कर्ज लेना पड़ा बीज खरीदने के लिए, कीटनाशक, अच्छे कीटनाशक के लिए, अच्छी उसमें टेक्नोलॉजी के लिए उसे कर्ज लेना पड़ा। फसल पर कीटनाशकों के हमले में फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना ने फसल पर महंगे कीटनाशक डाले, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साहूकार का कर्ज लौटाने में वो असफल हो जाती है। वो साहूकार से कर्ज लेती है, बट उसकी फसल कीड़े खराब कर देते हैं। वो महंगे कीटनाशक लगाती है, फिर भी उसकी फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वो क्या होता है? उसकी फसल खराब हो जाती है। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है। साल के अंदर वह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है, धीरे धीरे उसे ब्याज चढ़ता चला जाता है, वो एक बड़ी रकम बन जाता है। इस साल फसल सामान्य रहती है, दूसरे साल उस पर इतनी कमाई नहीं हो पाती कि वो कर्जा उतार पाए, और वो दोबारा से कर्जे में फंसती चली जाती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन इस बार आया था, ऋण जाल किसे कहते हैं? तो ये ऋण जाल है, आदमी ऋण के जाल में फंसता ही चला जाता है, और कई बार किसान इतना परेशान हो जाता है कि वो आत्महत्या तक कर लेता है, उससे इतना ज्यादा ऋण हो जाता है। और उसे फिर अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर, अपनी लैंड का कुछ हिस्सा बेचकर उस कर्ज को चुकाना पड़ता है। धीरे धीरे करके उसकी जमीन खत्म होती चली जाती है, ये हिस्सा बेचा, फिर ये, और वो भूमिहीन हो जाता है और आत्महत्या कर लेते हैं। तो अब आपने देखा इसके 2 सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। दोनों कहानियां आपने देख ली। तो ऋण हम जब भी लें बहुत सोच समझ कर लें, जिसे हम चुका सके। बैंक हमें इसलिए देता है ताकि हम उन पर उनसे अपना अच्छा काम कर सके, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सके, अपने काम को बढ़ा सके। अब ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग, लोन क्यों लेते हैं लोग? फसल उगाने के लिए होती है। किसके लिए होती है? फसल के लिए। लोग गांव में क्यों लेते हैं ऋण? ज्यादातर ऋण लोग फसल के लिए लेते हैं। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक, दवाएं, पानी, बिजली उपकरण की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है।
उन पर काफी खर्च भी होता है। इन आगातों आगातों माने सामान, मशीनरी, कोई भी सामान हो खरीदने के लिए और फसल की बिक्री के लिए में 3-4 महीने का अंतराल होता है जब वो ऋण लेता है। देखिए, एक फसल 4-5 महीने लेती है तैयार करना। माना कि रबी की फसल, इस समय तो खरीफ की फसल मानसून के मौसम में उगाई गई थी और अब सर्दी आते ही उसे काट लिया जाएगा अक्टूबर में, है ना? फिर हम रबी की फसल उगाते हैं। देखिए, आपको एक चीज बताऊं, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे वो इतिहास पढ़े चाहे जो, हर चैप्टर हर उससे रिलेटेड है। आप इको पढ़ रहे हैं, इसमें ज्योग्राफी भी आ रहा है। कुछ भी पढ़ेंगे ना, आपको उसमें हर चैप्टर कहीं ना कहीं मिला हुआ मिलेगा। तो बच्चों, उसने खरीफ की फसल लगाई, मानसून में उगाई, उसके लिए उसने कर्ज लिया, बीज के लिए, कीटनाशकों के लिए, खाद के लिए, बीज पैसा लिया। अब इनको देखो, मानसून हमारा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, चौथा महीना, 4 महीने लग गए। 4 महीने लग जाते हैं फसल को तैयार होने में। फिर वो फसल तैयार होती है, पैकिंग होती है, मंडियों तक जाती है। इस बीच वो कर्जा लेता है और वो कर्जे पर ब्याज उसका बढ़ता चला जाता है। तो कई बार क्या होता है कि वो उसकी फसल चलो उसने बेच दी और उसे पैसा मिल गया और उसने क्या किया, कर्जा चुका दिया। बट यदि ये फसल वो महीने की इंतजार कर रहा है और ये फसल बहुत ज्यादा बारिश हो गई या सूखा पड़ गया, खराब हो गई, किसान इस उम्मीद में था कि मेरी फसल तैयार होगी, मैं इसको बेचूंगा और अपना कर्जा उतार दूं। बट वो फसल यदि किसी वजह से खराब हो जाती है, किसान क्या करता है, परेशान हो जाता है। उसने काफी खर्च भी कर दिया और फिर फसल खराब हो गई तो उसको अपनी जमीन बेचने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। कम से कम 3-4 महीने का अंतर होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं। मैंने बताया ना, उसने उधार लिया इन सब चीजों के लिए, फसल तैयार होने के बाद उसे वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी फसल की कमाई पर निर्भर है। तो वो कब चुका सकता है, जब उसकी फसल बाजार में बिक गई। और यदि खराब हो गई तो क्या वो चुका पाएगा? नहीं चुका पाएगा ना। सपना के मामले में भी ऐसा ही हुआ, फसल उसकी बर्बाद हो गई। उसने सोचा था कि मैं अदायगी कर दूंगी, बस वो अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का टुकड़ा बेचना पड़ा। ऋण ने सपना की कमाई को बढ़ाने की बजाय और कम कर दी और बदतर कर दिया। कम क्या, कमाई तो हुई नहीं और बद से बदतर उसकी स्थिति हो गई। उसे वो किसमें फंस गई, कर्ज जाल में फंसती ही चली गई। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना कष्टदायक होता है। तो अभी ये क्वेश्चन आया था, ऋण जाल किसे कहते हैं? तो आप समझ में ऋण जाल क्या होता है, उदाहरण देके आप समझा सकते हैं कि एक स्वप्ना थी, किसान थी, एक छोटे से लैंड पर खेती करती थी। उसके लिए उसने कर्ज लिया और सोचा फसल तैयार हो जाएगी तो मैं कर्ज वापस कर दूंगी। बट वो उसकी फसल खराब हो गई और वो अदायगी नहीं कर पाई, उस ऋण की अदायगी नहीं कर पाई। और उसने क्या किया, और उसमें कर्ज तो वो दे ही नहीं पाई, बल्कि उसकी हालत और बद से बदतर होती चली गई और इस तरह से वो ऋण के जाल में फंसती ही चली गई। इसे कभी कभी ये ऋण एक नकारात्मक भूमिका निभाता है और वो व्यक्ति ऋण के जाल में फंसता ही चला जाता है, जिसे हम ऋण जाल कहते हैं, ऋण का फंदा कहते हैं। और उससे बाहर निकलना बहुत कष्टदायक होता है। तो अब आप ऋण जाल समझ गए क्या है, ऋण कैसे कैसे भूमिका निभाता है। एक सकारात्मक भूमिका भी निभाता है और कभी कभी नकारात्मक भूमिका भी निभाता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में हमारी मदद करता है तो दूसरी स्थिति में हमारी आय भी घट जाती है। कई बार ऋण लेने से बेहतर भी हो सकती है हमारी स्थिति पर बेकार भी हो सकती है। ऋण व्यक्ति को अपने जाल में ऐसा फंसा लेता है कि उससे निकलना बड़ा भारी होता है। उसकी स्थिति पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करता है। परिस्थितियों के खतरे और हानि के होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। हमें ये नहीं पता, हमने ऋण ले लिया लेकिन हमें ये नहीं पता इससे हमें लाभ होगा या हानि। इसकी हमें ये संभावना ही रहती है कि यदि बारिश अच्छी हो गई फसल अच्छी हो जाएगी, यदि बहुत अधिक बारिश हो गई तो फसल बेकार हो जाएगी, यदि सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद होगी।
तो ऋण जो है फसल की हमें इंतजार करना पड़ता है लाभ हानि का, हम उन खतरों का, परिस्थितियों के खतरों को देखते हुए हमें पता है इसमें खतरा है, फिर भी हमें लेना पड़ता है ऋण। अच्छा हो गया तो हमने सारा कर्ज चुका दिया, और नहीं हो पाया तो हम ऋण के जाल में फंस गए। तो ये हमारा ऋण जाल हुआ पूरा। अब ऋण, आप सोचो बच्चों, आप गए अपने रिश्तेदार के यहाँ, आप बैंक में गए, किसी के पास गए और आपने कहा हमें पैसा चाहिए, तो क्या कोई दे देता है? आजकल कोई किसी को आसानी से पैसा नहीं देता, चाहे वो बैंक हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे कोई साहूकार हो। ऋण की शर्तें, इनकी कुछ शर्तें होती हैं, ऐसे ही कोई आज पैसे नहीं देता। लोन जब आप लेने जाते हैं, कुछ कंडीशंस बैंक रखते हैं। बैंक में तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपके गारंटर कौन है, कौन आपकी गारंटी लेगा कि आप पैसा जमा कर सकते हैं। आपको अपने कागज दिखाने पड़ेंगे। आप 4 लाख रुपए लेना चाहते हैं, तो क्या आपके पास 8 लाख की संपत्ति आपके पास है? क्यों है? क्योंकि यदि आप नहीं चुका पाते तो बैंक आपकी उस संपत्ति को कुर्क करके अपना पैसा ले लेता है। तो इसलिए बैंक को ये सारी चीजें देखता है। तो ऋण की भी शर्तें होती हैं, ऐसे ही कोई ऋण नहीं दे देता। क्या क्या शर्तें हैं इसकी? हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है। एक तो ब्याज ब्याज दर निश्चित होती है, चाहे वो बैंक हो, चाहे आप साहूकार से ब्याज लेते हैं। बैंक कम ब्याज लेता है, आपके रिश्तेदार साहूकार ज्यादा लेते हैं। इसके अलावा उधारदाता, यदि आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो वो कहेगा आप पे गिरवी रखने के लिए क्या है, हम किस शर्त पे हम आपको ब्याज दे, कुछ है आपके पास, दुकान है, मकान है, किसके कागज रखेंगे आप? बैंक भी रखवाता है, साहूकार भी रखवाता है। जिसका मालिक ऋण, इसे कहते हैं समर्थक ऋणाधार। जो हम गिरवी रखते हैं कुछ भी सामान, इसे कहते हैं समर्थक ऋणाधार। जिसका मालिक वो स्वयं होता है जो ऋण लेता है, बट यदि वो ऋण नहीं चुका पाता, यदि वो लोन नहीं चुका पाता समय पे, तो जो इसने ये रखा है वो सब उसका, उस आदमी का हो जाता है जिसके पास से आप इसे गिरवी रखते हैं। मतलब गिरवी का अर्थ समझो बच्चों, शायद आपको नहीं पता हो। मेरे को कुछ पैसा चाहिए, मैं गई किसी साहूकार के पास, बैंक में नहीं गई, मुझे पता वो पैसे वाला व्यक्ति है, मुझे पैसा दे देगा वो, लेकिन मुझे ऐसे ही तो पैसा नहीं दे देगा। वो कहेगा ठीक है मैं आपको पैसा देता हूँ, बट आप ये बताइए आपके पास क्या है मेरे पास, मुझे आप रख के जाओ, गिरवी रख के जाओ, जिससे मुझे उम्मीद रहे। आप ब्याज तो मैं दूंगी उसे, बट वो कुछ मुझसे रखवाएगा। मैं कहूंगी मुझ पे तो कुछ नहीं है, मेरे पे तो एक मकान है या गोल्ड है, तो कहेगा या तो गोल्ड रख के जाओ या अपने मकान के कागज रख के जाओ। यदि किसी 1% में वो नहीं दे पाती, वो पैसा नहीं दे पाती, तो वो मकान उसका हो जाएगा, जो गोल्ड में रख के आई उसके पास वो उसका हो जाएगा। तो वो किस लिए रखते हैं? ताकि मैं उसका कर्जा चुकाऊंगी और जब वो मेरे को वो चीजें वापस दे देगा। तो ये ऋण की शर्तें हैं। ब्याज तो वो लेता ही लेता है। समर्थक ऋणाधार, क्या चीज आपके पास है जिसे आप रखोगे? समर्थक ऋणाधार उस व्यक्ति का ही क्या होता है? सामान होता है। समर्थक ऋणाधार उस व्यक्ति की संपत्ति है जिसका मालिक वो खुद होता है, चाहे वो उसकी भूमि हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पशु हो, चाहे बैंक में रखी पूंजी। और इसका इस्तेमाल जो उधारदाता को गारंटी देने के लिए करता है। वो कहता है आप मेरी ये चीज रख लीजिए, मेरी कार रख लीजिए, मेरा मकान रख लीजिए, मेरी दुकान रख लीजिए, मैं गारंटी ये मेरी, और जिस दिन मैं आपका पैसा चुका दूंगा आप मुझे मेरा सामान वापस कर देना। तो ये गारंटी के रूप में होता है, समर्थक ऋणाधार कहते हैं इसको। जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं करता, तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। यदि मैंने उससे 4 लाख रुपए लिए या 2 लाख लिए, 3 लाख लिए, 1 लाख लिए और मैं चुका नहीं पा रही, तो वो व्यक्ति जिसने मुझे पैसा दिया वो उसको बेचकर अपना पैसा वसूल लेता है। समझ गए? समर्थक ऋणाधार क्या हुआ बच्चों? जो व्यक्ति जो कर्ज लेता है तो कुछ ना कुछ गिरवी रखता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, दुकान के कागज हो सकते हैं, मकान के कागज हो सकते हैं, उसकी गाड़ी हो सकती है। यदि वो व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता, तो वो उस व्यक्ति को ये अधिकार रहता है जो आपको कर्ज देता है कि वो आपका सामान बेचकर अपना पैसा ले ले। ये आम बात है जिसका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। बहुत सारे लोग कर्जा लेते हैं अपना दुकान मकान गिरवी रख के,
अपना काम चलाते हैं। तो इसके आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, इसी को अब दोबारा से रिवाइज कराती हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाया। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगी जिससे कि आप लोग आगे का काम आप